सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। इस वीडियो में मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि जो शीर्ष कोण होते हैं, जिन्हें हम ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण भी कहते हैं, वो बराबर होते हैं या सर्वांग सम होते हैं। तो चलो यहाँ पे मैं एक रेखाखंड ले लेता हूँ। तो ये एक रेखाखंड हो गया और मैं यहाँ पे एक और रेखाखंड ले लेता हूँ और यहाँ पर इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूँ A, इसे मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ B, ये बिंदु C हो जाएगा, इसे नाम दे देते हैं D और ये वाले बिंदु को नाम दे देते हैं E। तो यहाँ पे मुझे चाहिए होंगे दो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। तो चलो मैं यहाँ पे ये वाला ले लेता हूँ, इसे मैं नाम दे देता हूँ अल्फ़ा और इसके सम्मुख ये वाला ले लेता हूँ। तो ये दोनों हो जाएंगे ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, इससे मैं नाम यहाँ दे देता हूँ बीटा। तो यहाँ पे मुझे साबित करना है कि जो अल्फ़ा है वो बराबर है बीटा के, या मैं कहूँ कि जो कोण CBE है, यहाँ पे ये जो कोण CBE है वो बराबर है कोण ABD के, वो बराबर है कोण ABD के। तो ये मुझे यहाँ साबित करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक और कोण ले सकता हूँ ये वाला और इसे मैं नाम दे देता हूँ x। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान दो तो ये जो अल्फ़ा और ये जो x ये संपूरक हैं, क्योंकि ये आजू बाजू में है और यहाँ पे ये सीधे कोण DBE के ऊपर हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा कि x धन अल्फ़ा बराबर होगा 180 के। तो चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि हमें मिल रहा है अल्फ़ा धन x बराबर मिल रहा है 180 डिग्री के, क्योंकि ये दोनों है संपूरक कोण। या मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों मिलाकर बन रहा है एक सीधा कोण DBE। और उसी तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो बीटा है और ये जो x है ये दोनों भी संपूरक कोण हैं, क्योंकि ये अगल बगल में है और ये सीधा कोण ABC के ऊपर है। तो संपूरक कोण के द्वारा या सीधे कोण ABC के द्वारा हमें मिलेगा कि ये दोनों कोण का जो योगफल है वो है 180 डिग्री। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि हमें मिलेगा कि बीटा धन x ये भी बराबर है 180 डिग्री के। अब अगर यहाँ पर ये वाले समीकरण में मैं दोनों तरफ x से घटा दूँ तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा अल्फ़ा हमें बराबर मिलेगा, यहाँ x तो कट जाएगा तो यहाँ आएगा 180 डिग्री ऋण x। और यहाँ पे ये वाले समीकरण में भी अगर मैं दोनों तरफ x से घटा दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा कि जो बीटा है, यहाँ x तो कट जाएगा, वो बराबर मिलेगा 180 डिग्री ऋण x के। तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो यहाँ अल्फ़ा हमें बराबर मिल रहा है 180 ऋण x और यहाँ पे बीटा भी बराबर मिल रहा है 180 ऋण x। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा जो है वो बराबर है बीटा के। और यही तो हम साबित करना चाहते थे कि अल्फ़ा बराबर है बीटा के, या ये जो कोण है CBE ये बराबर है कोण ABD के। यानी कि ये जो शीर्ष कोण होते हैं या जिन्हें हम ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण भी कहते हैं, ये दोनों सर्वांग सम होते हैं, बराबर होते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर इस कोण को मैं नाम देता y, तो ये जो y कोण है ये तो x का शीर्ष कोण है या ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। तो यहाँ पे हमें ये मिलता कि कोण x भी बराबर है कोण y के। और ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों को हम कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे ये वाला कोण और ये वाला कोण ये दोनों बराबर हो गए और यहाँ पे ये दोनों कोण भी बराबर हैं, तो इसको हम ऐसे दर्शाते हैं। अब इसके ऊपर हम या तो ऐसे दे सकते हैं कि ये दोनों कोण बराबर हैं और ये दोनों कोण बराबर हैं, या फिर हम कभी कभी यहाँ पे ऐसे दो चिन्ह भी बना देते हैं
जो ये दर्शाता है कि ये दोनों कोण बराबर हैं और ये दोनों कोण बराबर हैं। तो ये होते हैं ऊर्ध्वाधर समकोण या शीर्ष कोण। यहाँ पर मैं एक रेखा बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये रेखा बना ली और इस रेखा को मैं नाम दे देता हूँ रेखा M। और समझो कि यहाँ इस रेखा पर कहीं पर भी एक बिंदु है और ये बिंदु है A, और कहीं पर भी इस पर एक और बिंदु है, ये बिंदु है B। और साथ ही साथ मैं एक और रेखा भी बनाता हूँ। तो यहाँ पर ये रेखा हो गई रेखा N, और यहाँ पर मैं एक बिंदु ले लेता हूँ, यहाँ पर बिंदु ले लेता हूँ बिंदु C, और यहाँ पर बिंदु ले लेता हूँ बिंदु D। तो ये दो बिंदु C और D इस रेखा N पर कहीं पर भी हो सकते हैं। और ये दोनों जो रेखाएं हैं वो इस समतल पर हैं, वो इस स्क्रीन पर हैं या वो इस पेपर पर है। और मैं तुम्हें एक और बात बता देता हूं कि ये दोनों जो रेखाएं हैं ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं। तो ऐसी रेखाएं जो समतल पर हों और एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद ना करें, ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं समांतर रेखाएं। तो ये दोनों रेखाएं यहाँ पर M और N समांतर हैं, और इसे हम ऐसे दर्शाते हैं कि जो रेखा M है वो समांतर है रेखा N के। या मैं ये भी कह सकता हूं कि जो रेखा AB है, जो रेखा यहाँ पर AB है, वो भी समांतर है रेखा CD के। तो हम समांतर रेखाओं को कुछ इस तरह से दर्शा सकते हैं। और कभी कभी हमारे चित्र में समांतर रेखाओं के ऊपर ऐसे ये चिन्ह देकर ये दर्शाते हैं कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, कभी ऐसे या फिर ऐसे। तो हमने जाना कि ये होती हैं समांतर रेखाएं। तो चलो फिलहाल इस चिन्ह को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये यहाँ से हट गए, और अब मैं यहाँ एक और रेखा बनाता हूँ। तो यहाँ पर समझो मैं ये एक और रेखा बनाता हूँ। तो ये रेखा हो गई, और ये रेखा इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पर इसे मैं नाम दे देता हूँ, ये है हमारी रेखा L, और जो रेखा L है वो इन दोनों को प्रतिच्छेद कर रही है। तो ऐसी रेखा को हम कहते हैं तिर्यक छेदी रेखा। तो जो रेखा L है वो तिर्यक छेदी रेखा है यहाँ पर। अब यहाँ मैं रुचि रखता हूँ इन सारे कोणों में जो यहाँ पर बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये वाला कोण है, या ये यहाँ पर इतने कोण बन रहे हैं, यहाँ पे भी इतने कोण बन रहे हैं इन रेखाओं के जरिए। तो हम जानना चाहते हैं कि इनके बीच में क्या रिश्ता है। तो यहाँ पर मैं समझो कि ये कोण बनाता हूँ। तो ये एक कोण हो गया, और ये जो कोण है ये तो बराबर होगा ये वाले कोण के, क्योंकि ये दोनों तो ऊर्ध्वाधर शीर्ष कोण है। और चलो ये वाला जो कोण है इसे मैं यहाँ हरे रंग से दिखा देता हूँ। तो ये वाला जो कोण है ये बराबर होगा इस वाले कोण के, ये वाले कोण के, क्योंकि ये है ऊर्ध्वाधर शीर्ष कोण। और ये दो कोण कभी कभी ऐसे भी दिखाते हैं कि ये दोनों कोण बराबर हैं और ये दोनों कोण यहाँ पर बराबर हैं। और यही बात हम यहाँ भी कह सकते थे कि ये दोनों कोण यहाँ बराबर हैं और ये दोनों कोण यहाँ बराबर हैं। पर मैं जानना चाहता हूँ कि इन कोणों और इन कोणों के बीच में क्या रिश्ता है। तो चलो मैं जानना चाहता हूं कि ये वाला जो कोण है, यहाँ मैं गुलाबी रंग से दिखा देता हूं, ये वाले कोण और ये वाले कोण में क्या रिश्ता है, ये दोनों कोणों में क्या रिश्ता है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये देख के ही दिख रहा है, ये लग रहा है कि ये कोण और ये कोण ये दोनों तो बराबर हैं, ये दोनों सर्वांग समकोण हैं। तो अगर तुम यहाँ पर और यहाँ पर चांद या प्रोट्रैक्टर रख के देखो और इस कोण का मान निकालो, तो इन दोनों कोणों का जो मान होगा वो बराबर ही आएगा। ये जरा मैं कुछ अच्छे तरीके से यहाँ पे तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पर जरा मैं इन दोनों रेखाओं को जरा सीधा बना देता हूँ। तो ये रेखा यहाँ पर और ये रेखा यहाँ पर मैंने सीधी बना दी है। और अब अगर मैं एक तिर्यक छेदी रेखा बनाऊं तो यहाँ पे तुम देखो, तो ये अगर तिर्यक छेदी रेखा है तो यहाँ सीधे सीधे दिख रहा है कि ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है वो दोनों बराबर हैं। तुम यहाँ अगर चांद रख के इनका मान निकालोगे तो ये दोनों का मान बराबर आएगा। तो समझो इस तिर्यक छेदी रेखा को मैं यहाँ थोड़ा टेढ़ा कर देता हूँ। तो मैं जितना भी टेढ़ा करते जाऊंगा पर वो दो जो कोण बनेंगे वो बराबर ही बनेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इसे ऐसे रख देता हूँ तो अभी भी ये जो कोण होगा वो बराबर होगा ये वाले कोण के। तो ऐसे जो तिर्यक छेदी रेखाओं पर कोण बनते हैं दो समांतर रेखाओं के द्वारा, उन्हें हम कहते हैं संगत कोण। तो ये कोण कहलाते हैं संगत कोण। तो ये दोनों कोण बराबर हैं, इन्हें संगत कोण कहते हैं। ये दोनों कोण भी बराबर हैं, इन्हें संगत कोण कहते हैं। तो यहाँ पर भी ये दो जो गुलाबी कोण हैं, ये वाला जो कोण है ये और ये दोनों संगत कोण हैं, ये दोनों बराबर हैं। और यहाँ पर ये वाला जो कोण है ये भी बराबर होगा ये वाले कोण के। और साथ ही साथ ये जो यहाँ पे हरा कोण है ये भी यहाँ बराबर होगा
इस कोण के, और ये जो हरा कोण है ये भी बराबर होगा इस हरे कोण के। तो इस प्रकार से जब हम समांतर रेखाओं में एक तिर्यक छेदी रेखा बनाते हैं तो जो कोण बनते हैं, जो संगत कोण बनते हैं, ये वाला और ये वाला, या ये वाला और ये वाला, वो बराबर होते हैं, वो सर्वांग सम होते हैं। और इसे हम सिद्ध नहीं करते, ये स्वयं सिद्ध है, ये दर्शा रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये सीधी सी बात है। इसे गणितज्ञ मानते हैं कि ये दोनों जो कोण हैं ये बराबर होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस कोण को यहाँ नाम दे देता हूँ, इस कोण को यहाँ मैं नाम देता हूँ, समझो कि A, इस कोण को नाम देता हूँ B, इस कोण को नाम देता हूँ C, इस कोण को नाम देता हूँ D, और अगर यहाँ पर इन कोणों को मैं नाम दूँ E, F, यहाँ पे G, H, तो जरा देखते हैं कि संगत कोण के द्वारा कौन कौन से कोण बराबर हैं। तो यहाँ पर जो A कोण है वो E कोण के बराबर है संगत कोण के द्वारा, और जो कोण D है वो H कोण के बराबर है संगत कोण के द्वारा, और जो A और D हैं वो तो ऊर्ध्वाधर शीर्ष कोण के द्वारा भी बराबर हैं, और E और H भी ऊर्ध्वाधर शीर्ष कोण के द्वारा भी बराबर हैं। तो ये सारे जो नीले कोण हैं ये बराबर हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि जो कोण A है वो बराबर है कोण D के, जो बराबर है कोण E के, जो बराबर है कोण H के। और उसी तरह से यहाँ पर जो कोण B है वो बराबर है कोण F के संगत कोण के द्वारा, और कोण C बराबर है कोण G के संगत कोण के द्वारा, और ये दोनों कोण बराबर हैं ऊर्ध्वाधर शीर्ष कोण के द्वारा, और ये दोनों भी बराबर हैं ऊर्ध्वाधर शीर्ष कोण के द्वारा। तो सारे जो हरे कोण हैं वो भी बराबर हैं। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि जो कोण B है वो बराबर है कोण C के, जो बराबर है कोण F के, जो बराबर है कोण G के। तो इस वीडियो में हमने जाना संगत कोण के बारे में। तो जब भी दो समांतर रेखाएं होंगी और एक तिर्यक छेदी रेखा से जो संगत कोण बनेंगे, ये वाला और ये वाला, वो बराबर होंगे। Bismillah, telekovid ka na rin. Diyan na. Alam. Having land and not ruining, it is the most beautiful art that anybody could ever want to own. Hello students of class 10th, welcome to the world of English language. Let's begin this class. There is something in my hand. Can you see this? What is this? All of you
can easily recognize this is money, Indian currency. अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका यूज क्या, मैम आज इसे क्यों दिखा रही है? टेल मी व्हाट इज द यूज ऑफ दिस मनी? You can buy almirah, you can buy car, you can buy toys, you can buy many luxurious things. Let me explain in a very different way. We can buy books with this money, but can we buy knowledge? No. Money can buy expensive watches, but it can't buy time. Money can buy medicine, but not health. We can buy a comfortable bed, but not sound sleep. We can buy luxurious things, but not happiness. We can buy a bigger house, but not home. Now you can see this picture. This is our home, our paternal home. A home belongs to our father, mother, family. We are here. We live here. We spend few times here. We are doing so many things. We spend our childhood there. और जिसके पास घर है वही है एक हैप्पी मैन. और आज की पोएम भी तो इसी पर बेस्ड है ना. पोएम है रिगार्डिंग अ हैप्पी मैन. सो पोएम है ओड ऑन सॉलिट्यूड अबाउट अ हैप्पी मैन. और आज हम इसी को अपने इस पोएम में पढ़ने जा रहे हैं. इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू रीड अ पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड written by Alexander Pope. We will read the poem, understand its concept and meaning together. ये पोएम आपके पैनोरामा टेक्स्ट बुक पार्ट 2 की सेकेंड पोएम है. सो पोएम पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं हमारा टारगेट लैंग्वेज. और आज का हमारा टारगेट लैंग्वेज है प्रीफिक्स एंड सफिक्स. बिफोर वी स्टार्ट अ पोएम, let's know some objectives of the poem Ode on Solitude. So what are the objectives? Objectives of the lesson. Learners will be able to read, comprehend and respond to the poem Ode on Solitude. Learners will be able to compare money and real pleasure of happiness. They will be able to differentiate prefix and suffix. Learners will be able to interpret and express various shades of meaning. Learners will be able to interpret and express various shades of meaning. Learner will be able to identify the rhyming scheme. पढ़ते हैं आज की पोएम. पोएम है ओड ऑन सॉलिट्यूड और इसके लिखने वाले हैं यानी पोएट हैं अलेक्जेंडर पोप. लेट्स नो अबाउट द पोएट अलेक्जेंडर पोप. ही वॉज बोर्न इन 1688 and died in 1744. Alexander Pope was born in England. He was a critic but chiefly known as a satirist of the early 18th century. Satirist यानी सटायर जो व्यंग लिखता हो. His literary works are as follows: The Rape of the Lock, The Dunciad, The Epistles. He has written Ode on Solitude. This poem draws the picture of a happy man. Ode on Solitude. Happy the man whose wish and care a few paternal acres bond, content to breathe his native air in his own ground,
whose herds with milk, whose fields with bread, whose flocks supply him with attire, whose trees in summer yield him shade, in winter fire. Blessed who can unconcernedly find hours, days and years slide soft away in health of body, peace of mind, quiet by day, sound sleep by night, study and ease, together mixed, sweet recreation and innocence, which most does please with meditation. Thus, let me live unseen, unknown. Thus, unlamented, let me die. Steal from the world, and not a stone tell where I lie. This is your poem, Ode on Solitude. Before we start a poem, let me tell you about ode. Ode क्या होता है? Ode एक ग्रीक वर्ड है और ये एक लिरिक पोएम को कहा जाता है जहाँ पे where you address a person or an object. So इसको हम एक बार definition में देख लेते हैं. Ode is a lyric poem addressed to a person or an object. The ode is a Greek word which means a choric song accompanied by dance. ठीक है, तो हमने जाना ओड किसे कहते हैं. एक और वर्ड है सॉलिट्यूड. सो इसको भी जान लेते हैं. सॉलिट्यूड मीन्स लोनलीनेस, अकेलापन. किसका लोनलीनेस? यहाँ पे आगे देखेंगे हम लोग अबाउट पोएट्स लोनलीनेस. क्या है हमारी लाइफ में और हमें क्या चाहिए, हमें क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, हमें कैसी लाइफ चाहिए. याद है हमने मनी से हमने क्या खरीदा था? वही मनी कैन बाय बुक्स बट नॉट नॉलेज. मनी कैन बाय लग्जरियस थिंग्स बट नॉट हैप्पीनेस. सो यहाँ पे हम लोग इसी की रिगार्डिंग में ये पूरी पोएम को पढ़ेंगे. और हमने जब ये पोएम पढ़ा हमने बात की ओड की और सॉलिट्यूड की. सॉलिट्यूड मीन्स फिर से याद दिलाती हूँ लोनलीनेस. ठीक है, फिर अब पोएम पढ़ने से पहले चलो कुछ गेम खेलते हैं. मैं भी बोलती हूँ वर्ड और आप भी बोलेंगे वर्ड और मिलकर खेलते हैं गेम. बच्चों गेम तो सबको पसंद है. चलो मैं एक वर्ड बोलती हूँ और आपको इससे मिलता जुलता एक वर्ड बोलना है, मतलब एक राइम करना है. ठीक है, तो करें. मैं बोल रही हूँ वर्ड care, you can tell me air. Bound, you can tell me ground. Bread, shade. Attire और fire. बच्चों मजाक मजाक में हमने तो खेल लिया और एक गेम और बना दिया राइमिंग स्कीम. इस गेम का नाम था राइमिंग टेनिस और हमने बहुत अच्छे से ये गेम खेला. बच्चों आपने भी बहुत कोऑपरेट किया. तो आपने समझा इसका राइमिंग स्कीम क्या था? केयर, एयर. बाउंड, ग्राउंड. ब्रेड, शेड. अटायर, फायर. द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम इज ए बी सी डी. बहुत हो गया खेल कूद. अब करते हैं कुछ पढ़ाई और हम पढ़ेंगे पोएम और उसका एक्सप्लेनेशन. ओके. हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर. सो ये पोएम है ऐसे इंसान की जो बहुत खुश है. हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर, यानी वो आदमी बहुत खुश है. अ फ्यू पैटर्नल एक्कर्स बाउंड, यानी जिसके पास है पैटर्नल एक्कर्स बाउंड मतलब लैंड प्रॉपर्टी. किनकी? फादर की प्रॉपर्टी, पैटर्नल प्रॉपर्टी जो आपके पूर्वजों की दी हुई है.
content to breathe his native air. और वो कहाँ सांस लेता है? breath, सांस लेता है his native air, मतलब वो जो आपकी धरती है, वो जो आपकी खुशबू है, वो मिट्टी की जो खुशबू आती है, जहाँ से आपको वो होम की फीलिंग्स आती है, जहाँ से आपके पेरेंट्स बिलोंग करते हैं, जो पैटर्नल लैंड है, उस एयर की, उस जगह की अगर आपको खुशबू मिल गई या जहाँ आप सांस लेने लगे, उस जगह पे जो लोग रहते हैं उन्हीं से रिलेट करेगा ये हैप्पी द मैन। सो एक आदमी खुश है, क्यों खुश है? क्योंकि उसके पास है पैटर्नल लैंड। वो सांस कहाँ ले रहा है? नेटिव एयर में। उसके पास है ओन ग्राउंड। सो एक इंसान की खुशी इन चीजों में पाई जाती है। पैटर्नल, फादर साइड की जो प्रॉपर्टी होती है उसको पैटर्नल बोलते हैं। आगे देखते हैं ओन ग्राउंड, जहां आप रहते हैं, जो लैंड है आपका, जो आपको आपके फोर फादर्स या एंसेस्टर्स की तरफ से मिला हुआ है, वो है आपका ओन ग्राउंड। सो इस पैसेज में पोएट ने उसी हैप्पीनेस की बात की है जो आपको लैंड से मिलता है, जो एंसेस्टर्स लैंड से मिलता है, जो आपके पैटर्नल लैंड से मिलता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। Whose hurts with milk, यहां पे देखोगे बच्चों एक कनेक्शन। Whose hurts with milk, whose feels with bread। हर्ट्स का कनेक्शन मिल्क के साथ, फील्स का कनेक्शन ब्रेड के साथ। Whose flocks supply him with attire, फ्लॉक्स का कनेक्शन अटायर के साथ। Whose trees in summer yelled him shade, यानी ट्रीज का कनेक्शन समर में शेड के साथ। इन विंटर फायर, और विंटर में फायर के साथ, मतलब यही ट्री समर में शेड और विंटर में फायर। अब देख लेते हैं इस पॉइंट को। Whose hurts with milk, हमें मिल्क कौन प्रोवाइड करता है? मिल्क प्रोवाइड होता है हर्ट्स। हर्ट्स बोलते हैं जानवरों को, मवेशियों को। और यहां पे एक चीज और नोट करेंगे, एक वर्ड है मिल्च एनिमल्स। आगे हम इसको एमसीक्यू में देखेंगे। तो मिल्च एनिमल्स यानी जो चीजें दूध देती हैं, तो गांव में ये चीजें मिलेंगी, दूध देने वाली चीजें। सो उनसे हमें मिलता है मिल्क। Whose fields with bread, खेत खलियान जिनकी बात अभी हम कर रहे हैं, इनसे हमें क्या मिलता है? ब्रेड मिलता है, व्हीट मिलता है, राइस मिलता है। मतलब जो नेचुरल चीजें हैं, मिल्क, ब्रेड, ये सब हमें मिल रहा। कहां से? इन हिज ओन ग्राउंड, अपने ग्राउंड से। ठीक है। Whose flocks supply him with attire, फ्लॉक्स बोलते हैं ग्रुप ऑफ शीप्स, जो जिनके खाल से या जिनके फर से हम कपड़े बनाते हैं। अटायर यानी क्लोथ्स। सो शीप से बनता है ना वूल, या उनसे जो हम रेशम का जो इंसेक्ट्स होता है उससे हम बनाते हैं रेशम, और फिर रेशम की साड़ियाँ, रेशम के कपड़े। सो वो भी तो हमें फ्लॉक से ही मिलता है, यानी जिन वैसे जानवर जो हमें वैसी चीज देते हैं जिनसे हम बनाते हैं क्लोथ्स यानी अटायर। सो देखिए लाइन, whose flocks supply him with attire, यानी ये ऐसी चीजें हमें प्रोवाइड करते हैं जिससे हम बनाते हैं कपड़े। तो तीन चीज हमने बताई, हर्ड्स मिल्क के लिए, फील्ड ब्रेड के लिए, और फ्लॉक्स अटायर के लिए यानी क्लोथ्स के लिए। क्लियर है आपको यहां तक? आगे पढ़ते हैं। Whose trees in summer, यानी ट्रीज, आपको याद होगा पिछली पोएम में भी हमने देखा था ट्रीज का क्या वैल्यू था और कैसे वो शेड्स दे रहा था पासर्स बाई को। यहाँ पे भी उसी शेड की बात हो रही है। Whose trees in summer, गर्मियों में जो yelled him shade, जो छाया देता है। yelled him मतलब देता है। तो गर्मियों में छाया देने का काम कौन करता है? तो ये पेड़, जिसमें आप आराम से कुछ समय बिता सकते हैं, वो चाहे वो गर्मी की धूप ही क्यों ना हो। और इसी ट्रीज को आगे देखेंगे, इन विंटर फायर, और ये गर्मी में ही नहीं जाड़े में भी बड़ी काम की चीज है। इनसे हमें मिलता है फायर, यानी वो जो लकड़ियां हम लोग जलाते हैं,
सो ये जो लकड़ियां आप जलाते हैं वो पेड़ छाया भी देता है गर्मी में, और जाड़े में आपको उसके जो बचे हुए पत्ते, सूखे पत्ते, लकड़ियां, वो सब काम आ जाएंगी आपके जलाने में, और आप विंटर को भी इंजॉय कर पाएंगे। सो ये जितनी चीजें हैं, फिर हम यही बात बोलेंगे, ये कहाँ मिलेगा हमें? हमारी ओरिजिनल चीजें यहाँ मिलेंगी, जहाँ नेटिव वेयर की बात होगी, पैटर्नल लैंड की बात होगी, ग्राउंड की बात होगी। सो ये चीजें फिर हमें गांव में मिल जाएंगी। नेक्स्ट पैसेज में आते हैं, ब्लेस्ड। ब्लेस्ड यहाँ पे बच्चों बताया गया है ब्लेसिंग्स के लिए, यानी जो वर्ड है पोएटिक लैंग्वेज में ब्लेस्ड है, बट एक्चुअली द वर्ड इज ब्लेसिंग्स। ब्लेस्ड हु कैन अनकंसर्नली फाइंड। अब कंसर्न होता है किसी चीज में, बहुत ज्यादा आप कंसर्न दिखाते हैं, बहुत आपको उसको चीज को लेकर आप कॉन्शियस रहते हैं। यहाँ पे अनकंसर्न, आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अनकंसर्न रहिए। किस चीज के लिए रहिए? जब आपके पास ये चीजें हैं तो आप अनकंसर्न रहिए, मत सोचिए। क्या नहीं सोचेंगे? आवर्स, डेज एंड ईयर्स। ना आप अपने आवर्स को यानी घंटों को सोचिए, डेज दिनों को सोचिए, और ना ईयर्स उन सालों को सोचिए जो आप बिताना चाहते हैं या बिता चुके हैं। आवर्स, डेज एंड ईयर्स स्लाइड सॉफ्ट अवे, आराम से गुजर जाने वाले ये पल। स्लाइड सॉफ्ट अवे, इसको समझिए पहले। आराम से, स्लाइड यानी फिसल जाना किसी चीज में, कैसे? सॉफ्ट अवे, बहुत आराम से फिसल गया वो चीज। वो कौन सा चीज है? आपके आवर्स हैं, डेज हैं और ईयर्स। पता ही नहीं चल रहा समय कैसे बीत गया। हमने 20 साल वहां गुजार दिए, अच्छा कैसे? पता ही नहीं चला, क्योंकि वो तो हमारा अपना ग्राउंड था, ये था हमारा नेटिव वेयर। ओके, आगे देखते हैं बच्चों, इन हेल्थ ऑफ बॉडी। और जब इतनी चीजें आपने देख ली, आराम मिल गया, तो अब तो आपके शरीर में जाहिर सी बात है कि हेल्थ इज वेल्थ, तो शरीर में आ गई सेहत, और शरीर आपका हो गया स्वस्थ, यानी हेल्दी बॉडी की बात हो रही है। हेल्दी बॉडी भी आपको, क्योंकि आपके पास तो कुछ सोचने के लिए तो कुछ है ही नहीं, क्या टेंशन है? कोई वरीड नहीं है भाई, हमारा अपना ग्राउंड है, हमारा नेटिव एयर है, पैटर्नल लैंड मिला हुआ है, हम तो बहुत खुश हैं, हम तो हैं हैप्पी मैन। सो हमारे लिए शरीर का स्वास्थ्य मिल गया हमें। दूसरा हमें क्या मिला? पीस ऑफ माइंड, यानी दिमाग की शांति। और ये जान लीजिए, कोई भी पैसा पीस ऑफ माइंड, हेल्थ ऑफ बॉडी नहीं खरीद सकता है। ध्यान रखना है, टेंशन हर एक चीज मिल जाएगी आपको, किसी भी चीज को करते हैं टेंशन होता है, लेकिन पीस ऑफ माइंड, अगर आप सुखी हैं, धनी हैं, वेल्थ है आपके पास। वेल्थ किस चीज का? पैसों का? नहीं नहीं, पैसों का नहीं, वेल्थ ग्राउंड का, वेल्थ लैंड का, वेल्थ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो इस यहां मिलेगी आपको पीस ऑफ माइंड। नेक्स्ट देखते हैं क्वाइट बाय डे। क्वाइट को देखते हैं, क्वाइट यानी साइलेंट, म्यूट, सारे दिन की शांति। और ये सारी चीजें हमें मिल रही हैं, जस्ट हमने आपको बताया, अपने लैंड से। यानी एक सुखी आदमी वो है जिसके पास है अपना लैंड, और लैंड है तो ये सारी चीजें भी उसकी अपनी हैं। तो देख रहे हैं आप, हेल्थ ऑफ बॉडी, पीस ऑफ माइंड, क्वाइट बाय डे, सारे दिन की थकान भी ये निकाल रहा है। ये सारी चीजें आपके पास है, ट्री, आपके पास है हर्ड्स, फ्लॉक्स, फील्ड्स, और पता नहीं क्या क्या। साउंड स्लीप बाय नाइट। क्वाइट बाय डे अगर है मीन्स साइलेंस है, अगर सारा दिन शांति है, सारा दिन बिल्कुल हम म्यूट है, हमें कोई टेंशन नहीं भाई, हमारा दिन तो बस कट जाना है, तो फिर आराम से सोने के लिए हमारी रात भी तो है। आओ बच्चों देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहा गया है। साउंड स्लीप बाय नाइट। अलेक्जेंडर पोप बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करते हैं कि जो रात हम सोते हैं, हमारी कैसी रात है। सारा दिन काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, क्या रात में हम साउंड स्लीप ले सकते हैं? साउंड स्लीप, अच्छी नींद नहीं, हम बिल्कुल अच्छी नींद नहीं लेते हैं, क्योंकि पैसे का हमें टेंशन है, कल और कमाना है,
कल क्या होगा। लेकिन यहाँ हम बहुत शांति से अपनी सारी रात एक साउंड स्लीप लेकर गुजार सकते हैं। स्टडी एंड ईज, अब यहाँ देखिए दो चीज को मिक्स किया गया है। स्टडी यानी पढ़ना और ईज यानी किसी भी चीज को आसानी से कर जाना, पढ़ने में भी आसानी और जिंदगी यानी लाइफ को जीने में भी जो इजीनेस है। टुगेदर मिक्स्ड, अब ये मिक्स्ड वर्ड क्या है? मिक्स्ड यानी मिक्सचर, मिक्सचर या किस चीज का मिक्सचर बात कर रहे हैं हम, देखो स्टडी एंड ईज का। स्टडी और ईज इन दोनों को हम मिक्स करते हैं यानी टुगेदर मिक्स। फिर क्या हो जाएगा? स्वीट रिक्रिएशन, एंटरटेनमेंट है, मतलब पढ़ो तो कोई टेंशन ना लो, पढ़ो बिल्कुल रिलैक्स वे में पढ़ो। इजीनेस होना चाहिए, मतलब पढ़ने में भी इजीनेस और जो आप अपनी लाइफ जी रहे हैं उसमें भी आपको इजीनेस फील होना चाहिए। लेकिन ये सब आएगा कहाँ से? ये तो ठीक है, हमने लैंड से इससे जो भी चीजें अभी हमने पढ़ी उससे तो हमें शांति मिल गई और हमारा हेल्थ स्वास्थ्य अच्छा हो गया। लेकिन जब बात एंटरटेनमेंट की आती है तो हम देखते हैं कि पढ़ना, कुछ लोग सोचते हैं कि स्टडी इज डिफिकल्ट, लेकिन कुछ सोचते हैं नो स्टडी एंटरटेनमेंट है, इंजॉयमेंट है। हम कोई स्टोरी बुक पढ़ सकते हैं, तो स्टोरी बुक के लिए आया ना इजीनेस, जिसमें फन होगा, क्रिएशन होगा और एक्टिविटीज हो जाएं तो आपको वो मजा भी मिलेगा। एंड इनोसेंस यानी स्वीट रिक्रिएशन एंड इनोसेंस। अब जब आसानी है कहीं पे सो बहुत सादगी भी है। सादगी किस चीज से मिलेगी? विच मोस्ट डज, ज्यादातर कैसे मिलती है? प्लीज विथ मेडिटेशन। मेडिटेशन किसको बोलते हैं? यानी कहीं पे चुपचाप ध्यान लगाकर बैठ गए, सो हमें उससे जो प्लीजीनेस है, जो प्लीजेंट मोमेंट मिलता है वो और किसी चीज से नहीं मिल सकता। मीन्स पढ़ने से रिक्रिएशन है, एंजॉयमेंट है, इजीनेस है, इनोसेंस है। सो जब मेडिटेशन है सो ये भी बहुत प्लीजिंग है। आपको शांति चाहिए, थोड़ा देर मेडिटेट कर लीजिए। कभी कभी हम बड़े कंफ्यूज होते हैं, क्या करें क्या नहीं करें। सो थोड़ा देर आदमी बोलता है रिलैक्स रिलैक्स, और वो जो 2 मिनट का रिलैक्सेशन है, वो जो मेडिटेशन है, वो हमें देता है, प्लीज करता है, यानी प्लीजेंट मोमेंट देता है ये हमें। तो चलो फिर अब पोएम का लास्ट स्टैंजा देख लेते हैं। इस पोएम में अलेक्जेंडर पोप क्या कहना चाहते हैं? Thus, let me live unseen, unknown। अब यहां देखिए वर्ड सीन से बना अनसीन और नोन से बना अननोन। इसकी भी एक एक्टिविटी हम लोग करेंगे, लेकिन अभी पहले हम लोग इस पैसेज को समझ लेते हैं। पोइट यहाँ खुद के बारे में कहते हैं, जो कि ओड ऑन सॉलिट्यूड ये पोएम पढ़ रहे हैं, पोइट के लोनलीनेस के बारे में पढ़ रहे हैं। सो पोइट कैसे रहना चाहते हैं? ये रहना चाहते हैं अनसीन, जहां इन्हें कोई देख ना सके, अननोन, कोई इन्हें जान ना सके। मतलब ये अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं बताना चाहते हैं, मुझे मत पहचानो, मैं कौन हूं। Thus unlamented, let me die। और ये जैसे ये रहना चाहते हैं अनसीन अननोन, उसी तरह से ये मरना भी चाहते हैं। कैसे मरना चाहते हैं ये? अनलैमेंटेड। अब अनलैमेंटेड कैसे होता है आगे देखिएगा। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड, यानी दुनिया से चुरा के, दुनिया को पता ही नहीं चले, स्टील मीन्स चुराना, दुनिया को पता ही नहीं चले कि ये जिसकी डेथ हुई है वो है कौन। एंड नॉट अ स्टोन, मतलब एक पत्थर भी नहीं होना चाहिए। टेल वेयर आई लाई, और यहाँ पे लाई का मतलब है टू बरी, यानी जहां पे वो डेड बॉडी को रखते हैं। सो पोइट ऐसी मौत चाहता है, इस तरह से मरना चाहता है कि लोग उसको पहचान ना सके। मतलब जो स्टोन है जिसपे बर्थ डेट और पूरा एक डिटेल लिखा रहता था, हम लोग देख के ही बोल देते हैं कि अच्छा ये जो ग्रेव है वो किसकी है। पोइट ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं मैं अनसीन रहूं, अननोन रहूं, अनलैमेंटेड रहूं, मतलब मेरे डेथ का भी किसी को पता ना चले, मतलब दुनिया बिल्कुल ना पहचान सके कि मैं हूं कौन, मैं था कौन,
और ये जो अभी दुनिया से चला गया वो कौन है। तो ये है पूरी पोएम आपकी। सो द पोएट डजंट वांट टू हैव अ टॉम्बस्टोन इन हिज ग्रेव। पोएट चाहते हैं कि एक भी टॉम्बस्टोन जिसमें उनकी पूरी पहचान लिखी रहे वो ना हो। अब यही है इस पूरे पोएम का जिस्ट। अब पोएम तो लोनलीनेस पे है, सॉलिट्यूड पे है। सो द पोएट वांट्स टू लीव अ हैप्पी लाइफ। हैप्पी लाइफ कैसा? जिसमें सॉलिट्यूड भी है। ये हैप्पीनेस को ही यहाँ पे इंडिकेट करता है। ही डजंट वांट पीपल टू नो, टू बी सीन। सो यहाँ पे पोएट अपने आप को बिल्कुल अलूफ करके जीना चाहता है। नहीं मुझे इतनी पॉपुलैरिटी चाहिए, नहीं मुझे इतनी बहुत बड़ी पहचान चाहिए। सो इसी के बारे में ये पूरी पोएम थी। अभी जो हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया था अनसीन, अननोन, अनलैमेंटेड, सो ये वर्ड हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कैसे हैं? सीन को अगर अपोजिट में हम बोलेंगे कि अपोजिट ऑफ सीन तो हो जाएगा अनसीन। नोन को अगर हम अपोजिट में बोलेंगे तो हो जाएगा अननोन। लैमेंटेड का अपोजिट हो जाएगा अनलैमेंटेड। तो इसी तरह से हम कुछ और प्रीफिक्स एंड सफिक्स को देख लेते हैं अपनी एक एक्टिविटी में, क्योंकि पोएम पढ़ने के बाद एक्टिविटी का मजा ही कुछ और है। तो करते हैं एक एक्टिविटी प्रीफिक्स एंड सफिक्स। हम बात कर रहे थे प्रीफिक्स और सफिक्स की। आइए जान लेते हैं कि प्रीफिक्स होता क्या है और सफिक्स कहते किसको हैं और हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं। प्रीफिक्स एडेड बिफोर, किसी भी वर्ड्स में पहले ऐड किए जाने पर वो प्रीफिक्स कहलाता है। हैज मीनिंग, इसका अलग एक मीनिंग भी होता है, आगे देखेंगे हम लोग इसको डिटेल में। और ये है सफिक्स, एडेड आफ्टर, मीन्स किसी चीज के या किसी भी वर्ड्स के बाद में यूज होता है। और अ सिलेबल का मतलब है ये एक सिलेबल है, इसका अपने आप में अलग से कोई मीनिंग नहीं है। मीन्स इट हैज अ मीनिंग एंड इट इज ओनली अ सिलेबल। देखिएगा वर्ड्स को, अन, डिस और इन, ये वर्ड्स से अगर हम कुछ बनाते हैं, कोई वर्ड्स बोलते हैं, तो एक नया वर्ड बन जाएगा। आगे हम लोग इसको देखेंगे, पहले इसको जान लेते हैं। ly, लाई, tion, शन, er, अर, ये तीन किसी भी वर्ड के एंड में जाएगा। अब इसमें एक एक्टिविटी की तरह इसको हम लोग करते हैं। मैं बोलती हूँ एक वर्ड और आपको ये वर्ड से रिलेट करके बताना है कि वो वर्ड प्रीफिक्स है या सफिक्स है और उसमें कौन सा प्रीफिक्स लगेगा। मीन्स अगर मैं एक वर्ड आपको बोलती हूँ, सपोज मैं बोलती हूँ फेयर, सो फेयर कौन से वर्ड से लगेगा? फेयर प्रीफिक्स है कि सफिक्स? इसमें प्रीफिक्स लगाएं या सफिक्स लगाएं? देखिए वर्ड है आपका फेयर, सो अगर हम फेयर को अन के साथ लगाते हैं तो क्या बन जाएगा? अनफेयर। तो ये हो गया ना अपोजिट वर्ड, फेयर, अनफेयर। कुछ और वर्ड्स को देखते हैं। मेरा वर्ड है एक्टिव। एक्टिव कहाँ लगेगा? प्रीफिक्स में लगाएं या सफिक्स? एक्टिवली भी बोलते हैं, एक्टिवली, तो ये वर्ड यहां जाएगा, यानी ये है एक सफिक्स से रिलेट करता हुआ वर्ड। एक्टिवली पार्टिसिपेशन, एक्टिवली स्पीकिंग, कुछ भी ये वर्ड होता है जिसमें ly यानी सफिक्स लगता है। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं करेक्ट। करेक्ट से क्या वर्ड बनाया जा सकता है? करेक्ट से बनाते हैं करेक्शन। हो गया एक डिफरेंट वर्ड, करेक्शन। नेक्स्ट है आपका वर्ड रिगार्ड। रिगार्ड से बनाते हैं एक वर्ड। रिगार्ड से क्या बन जाएगा? देखिए, रिगार्ड से बना डिसरिगार्ड, है ना एक अलग वर्ड। रिगार्ड का अपोजिट भी आप कह सकते हैं डिसरिगार्ड। अगर आप किसी को रिगार्ड दे रहे हैं तो रिगार्ड, और उसका अपोजिट मतलब रिगार्ड नहीं दे रहे हैं, सो डिसरिगार्ड। ही इज डिसरिगार्डिंग मी। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं स्लो। स्लो कहाँ जाएगा? डिस स्लो तो नहीं बन सकता, अनस्लो भी नहीं हो सकता, कहाँ जाएगा ये स्लो?
ये जाएगा स्लोली। देखिए स्लोली बन गया ना एक वर्ड, यानी ये अपने आप में एक वर्ड, ये सिर्फ सिलेबल की तरह काम कर रहा है। स्लो एक वर्ड है और एल वाई लगा यानी 2 सिलेबल है, स्लो ली। तो यहाँ मैंने बोला था आपको एक सिलेबल है, तो सफिक्स हमेशा से एक सिलेबल की तरह काम करता है। नेक्स्ट वर्ड है प्लीजेंट। प्लीजेंट से एक वर्ड बनाइए, प्लीजेंटली। फिर एक वर्ड यहाँ पे बनेगा प्लीजेंटली, प्लीजेंटली। बन गया ना बच्चों ये वर्ड। इसको आप बहुत मज़े से कर सकते हैं इसको, और पोएम में भी आपको बहुत सारी वर्ड्स मिल जाएंगे। अलग से भी आप एक्सरसाइज सेक्शन में जाइए और देखिए, वहाँ बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको प्रीफिक्स और सफिक्स के वहाँ मिल जाएंगे और आपको मज़ा आएगा करने में। नेक्स्ट वर्ड है एजुकेट। अब एजुकेट वर्ड है, यानी एजुकेट वर्ड से बन जाएगा एजुकेशन। उसी तरह से एक वर्ड हम ले लेते हैं इन्फॉर्म। तो इन्फॉर्म एजुकेट से एजुकेशन बन जाएगा। वर्ड लीजिए इन्फॉर्म। सो इन्फॉर्म से इंफॉर्मेशन, और इन्फॉर्मर भी बन सकता है, इन्फॉर्मर इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं जो एंड करेगा सफिक्स से। सोचिए सोचिए वो कौन सी वर्ड होगी, और वो बिल्कुल आपके सामने है, पहचानिए। वो है टीचर। तो बना ना टीच से टीचर, और ये है मैं आपके सामने हूँ एज टीचर, मीन्स यहाँ पे ई आर सफिक्स का काम कर रहा है जो एक सिलेबल की तरह। टीच और अलग सा कोई वर्ड नहीं है, मिलकर ही बनेगा टीचर। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं ईट। ईट कहाँ लगाएंगे हम, याद कीजिए, ध्यान दीजिए, सफिक्स है या प्रीफिक्स, ईट में भी बन जाएगा ईटर। बनाते हैं ना वर्ड हम लोग, ईटर। नेक्स्ट वर्ड है चीट। चीट बनाइए, चीट भी आपका यही जाएगा ई आर, चीटर। चीट से बनाते हैं वर्ड हम लोग चीटर। नेक्स्ट एक वर्ड है आपका इन। इन से क्या क्या वर्ड बन सकता है ये आपको सोचना है। ये इन से बनाएंगे 2-4 वर्ड, मैं एग्जाम्पल 1-2 दे देती हूँ, लेकिन ये बनाना है आपको। सो इन से एक वर्ड बनाइए इनएक्टिव। देखिए ये हो गया ना प्रीफिक्स, यानी प्रीफिक्स एडेड बिफोर, ये एडेड बिफोर वर्ड्स के पहले आता है। सफिक्स एडेड आफ्टर, ये देखिए वर्ड्स एक्टिवली, करेक्शन, टीचर, देख रहे हैं। सो ये रहा आपका प्रीफिक्स एंड सफिक्स। सो हमने जान लिया पोएट के बारे में, और अब MCQ टाइम। सो यू विल हैव टू गिव करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, अलेक्जेंडर पोप वॉज बोर्न इन। ये रहे आपके 4 ऑप्शंस, और करेक्ट आंसर है B 1688। क्वेश्चन नंबर 2, अलेक्जेंडर पोप वॉज नोन एज। ये रहे आपके ऑप्शंस। सो अलेक्जेंडर पोप एक पोएट भी थे, क्रिटिक भी थे, और सैटिरिस्ट भी थे। तो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर D करेक्ट, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 3, ओड इज अ कोरिक सॉन्ग एड्रेस्ड टू। ये रहे आपके 4 ऑप्शन। ओड इज अ कोरिक सॉन्ग एड्रेस्ड टू, ये रहे आपके 4 ऑप्शंस, और सही आंसर है अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट, यानी आंसर नंबर C, बोथ A and B. Ode is a choric song addressed to a person or an object. Next questions देखते हैं। In this poem, the poet glorifies, means the whole poem is all about। तो ये रहे आपके 4 ऑप्शंस, एटीट्यूड, सॉलिट्यूड, मैग्नीट्यूड या नन। The whole poem is about solitude. So correct answer है B.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हैप्पी द मैन हु ब्रीथ्स इन हिज डैश एयर. तो ये रहे आपके 4 ऑप्शंस और करेक्ट आंसर है ए नेटिव. हैप्पी द मैन हु ब्रीथ्स इन हिज नेटिव एयर. और ये रहा हमारा 6th क्वेश्चन. A happy man who has some acres of dash land. अपने पोएम में पढ़ा है, क्या पढ़ा है? मैटरनल, पैटर्नल, बोथ ए एंड बी या नन? करेक्ट आंसर है पैटर्नल लैंड. A happy man who has some acres of paternal land. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7. The poet wants to leave. आपके ऑप्शन है unseen, unknown, unlamented, both A and B. So the poet wants to live, unseen and unknown. Question number 8. The poet wants to dash from the world. और ये रहे आपके 4 ऑप्शंस. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी steal. The poet wants to steal from the world. Let's move on. Here is question number 9. The poet wants to die dash. The poet wants to die. आपके 4 ऑप्शंस हैं unseen, unknown, unlamented, none. Right answer is unlamented. The poet wants to die unlamented. और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन. द पोएट विश्ड फॉर आफ्टर डेथ नॉट इवन अ डैश इरेक्टेड एट हिज ग्रेव. और ये रहे आपके 4 ऑप्शंस. पर्सन, स्टिक, ट्री, टॉम स्टोन. याद करते हैं वो पोएम और क्या था वो करेक्ट आंसर? टॉम स्टोन. वेरी नाइस. आपके करेक्ट आंसर है टॉम स्टोन. द पोएट विश फॉर आफ्टर डेथ not even a tombstone erected at his grave. So ये रहा आपका होम असाइनमेंट. राइट अ पैराग्राफ ऑन हेल्थ इज वेल्थ. अब तो आपने ये पूरी पोएम पढ़ ली है और इस पोएम से आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे. सो एक शॉर्ट पैराग्राफ लिख लीजिएगा हेल्थ इज वेल्थ पर और ये आपका होम असाइनमेंट भी हो जाएगा आज का. That is all from today's session. Students of class 10th, enjoy this poem. Read again and again. Do well. Have a nice day. Thank you. सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी. बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार. कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध. अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें. शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें.